हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू आरएएस ओनली। आज से हम आरएएस प्रीलिम्स के हिसाब से जनरल साइंस की क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। काफ़ी दिन में मैं क्लासेज ले रहा हूं। मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं आरएएस 2018 बैच से हूं। वर्तमान में मैं एक अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं। आपको पता होगा राजस्थान अकाउंट सर्विस होती है। जब आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो पता लगेगा। पहली क्लास है इसलिए इंट्रोड्यूस करना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्लासेज से कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे क्लासेज को देखेंगे, राइट। तो मैं इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आरएएस के बारे में मैं बता रहा हूं तो मैं थोड़ा सा एक एज रखता हूं आरएएस की तैयारी के लिए, क्योंकि मैंने भी बहुत वर्षों इसकी तैयारी करी है, सेल्फ स्टडी करी है। लेकिन आज बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है हमारे पास, बहुत सारे, जो भी आपको अच्छा लगे वहां पढ़ें, परंतु हेल्प कर रहे हो तो, राइट। तो हमारा उद्देश्य यही है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने अनुभव का लाभ आप तक पहुंचा पाएं, क्योंकि समय बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर चीज के लिए, समय और अभ्यास, राइट। तो देखिए, आरएएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस परिवर्तित हुआ है। अभी रिसेंट डेज हुए होंगे, विद इन अ वीक हुआ होगा। आरएएस प्रीलिम्स में जो चेंजेज हैं वो ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है जिनसे कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा हो, परंतु हुए हैं चेंजेस, राइट, वो देखने। परंतु आरएएस मेंस में जो परिवर्तन है वो बहुत ही दूरगामी और प्रभावकारी नजर आएंगे। आप देखना कैसे, क्योंकि पहली बात, दो स्तर पे चेंज हुआ। एक तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम में परिवर्तन किया आरपीएससी ने। जो पुराना डर्रा चला आ रहा था उसको थोड़ा सा तोड़ा है, पेपर को डायनेमिक बनाया है। और ये अंदेशा काफी दिन से लग भी रहा था। क्यों? क्योंकि जो पुराने 2 साल में जो पेपर हुए थे, 2 साल मीन्स पिछले जो 2 पुराने पेपर हुए हैं आरएएस के, एक तो आरएएस 21 और एक आरएएस 23, और 24 भी हो चुका है जिसका इंटरव्यू होने वाला है। तो इन तीनों पेपरों को देखें, मतलब आरएएस 18 भर्ती के बाद जितनी तीनों भर्ती हुई हैं आरपीएससी द्वारा कंडक्ट की गई हैं, उनके मेंस के पेपर को यदि आप देखो तो बहुत डायनेमिक पेपर आया है। इसीलिए लगातार आरएएस 18 के बाद लगातार मेंस की कट ऑफ कम जाती जा रही है। इवन सोचो आप, इस बार तो बहुत ही कम गई थी, इवन 25% से थोड़ा ऊपर रही होगी जनरल की कट ऑफ। इसका मतलब है कि आरपीएससी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बार के सिलेबस में बिल्कुल डिफाइन कर दिया सिलेबस। ये पॉजिटिव चीज है, एक एक पॉइंट डिफाइन है और सिलेबस बहुत विस्तृत हो चुका है। कुछ चीजें अनावश्यक थी वो हटा दी गई हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्कीम में बदलाव। अब क्वेश्चन के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, प्रत्येक पेपर में जो क्वेश्चन ज्यादा आया करते थे अब वो कम कर दिए। इसका मतलब क्या है? आरपीएससी चाहती है कि बच्चा अपना एनालिटिकल पार्ट शो करे, एनालिटिकल एबिलिटी को दर्शाए हमें, राइट। दूसरी बात, 2 नंबर के प्रश्न जो रट्टाफिकेशन होते थे वो कतई हटा दिए गए हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, हेल्प करता है, फैक्ट याद करना हेल्प करेगा हमारी। परंतु जो बिल्कुल एकदम रट्टा वाले थे कि 15 शब्दों में 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का होता था परंतु उसमें 5 नंबर वाली क्षमता होती थी कि उतना ज्यादा भी आंसर लिख सकें। तो थैंक यू आरपीएससी कि ये हटा दिया। इसने मुझे भी बड़ा प्रभावित किया था, मेरे बहुत कम नंबर आए थे 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते थे, राइट। ठीक है, ये तो चलो इग्नोर करते हैं इस बात को, पर्सनल है, ये चली गई, बहुत पुरानी बात हो गई। अभी आपके लिए हैं तो आपके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, आरएएस प्रीलिम्स के हिसाब से। अभी मैं सिलेबस में यदि जाऊंगा मेंस के में तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत मतलब ज्यादा डीप में चले जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लगाव होता है, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं निरंतर, खुद भी पेपर दिए बहुत बार आरएएस के। और जैसे ही हमें मौका मिलता है कि हम अपनी, हम मतलब हम सभी, जैसी मौका मिलता है हम सबको कोई एक ऐसा काम करने का जो हम पसंद करते हैं, तो वहां हम सीमा भूल जाते हैं समय की, जो कि आज एक अनिवार्य तत्व है।
टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा मेंस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि आप सब ने लगातार 8-10 दिन से वीडियो कहीं ना कहीं देखी होंगी। हमारे आरएएस ओनली चैनल पे भी आपको डिस्कशन मिलेगा। भूतपूर्व जो हमारे एक आईएएस अधिकारी सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या प्रभाव आएगा, सारे डायमेंशंस को कवर किया अच्छे से। लेकिन यदि आप मुझसे कहेंगे कमेंट में कि सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेंस में क्या बदलाव हुए हैं, क्या स्ट्रेटजी रख सकते हैं, तो वो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटी, है ना। परंतु अभी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, शायद पढ़ाई करते हैं। तो क्या स्टार्ट करेंगे, जनरल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। जनरल साइंस में पहली क्लासेज जो स्टार्टिंग होंगी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की होंगी। हमारा जो कंटेंट होगा इंग्लिश मीडियम होगा, पढ़ाना बाइलिंगुअल चलेगा, बिकॉज हमारी हिंदी मातृभाषा है, समझ में अच्छे से आती है, रिटेनिंग पावर ज्यादा होती है मातृभाषा की, इसीलिए। ठीक है, बाकी का शुरू करते हैं। आरएएस ओनली बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप देख सकते हैं, निरंतर प्रयास चल रहे हैं हमारे। और कुछ भी आपको लगे तो ये दो तरफा होना चाहिए मोड, आप भी कमेंट करके हमें हमारी कमियां और अच्छाइयां बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहां एक बार देख सकते हैं, ये ऐप स्टोर है एप्पल का, आईफोन का, उसके लिए अलग से ऐप है। प्ले स्टोर, गूगल प्ले जो भी कहते हो आप, है जो, उस पर भी मिल जाएगी ये एप्लीकेशन आरएएस ओनली। या ये जो क्यूआर स्कैन है, इसको करके भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और आरएएस ओनली पर जो भी सुविधाएं आपको आरएएस के रिगार्डिंग कोर्सेज की दी जा रही हैं, टेस्ट सीरीज की, वो सब ले सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैटर। क्या है? मैटर, पदार्थ, मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली बात, कहीं भी आरएएस प्रीलिम्स के सिलेबस में ये नहीं लिखा हुआ है कि मैटर आएगा। सिलेबस में कहीं ये नहीं लिखा गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट आएंगे, कहीं पीएच अवधारणा नहीं लिखी, कहीं आपको मेटल और नॉन मेटल नहीं लिखे। परंतु मैं सबको पढ़ाऊंगा। क्यों? बिकॉज एक ही लाइन लिखी है, क्योंकि प्रीलिम्स में अभी भी एम्बिग्युइटी छोड़ रखी है आरपीएससी ने, या ये कहें स्कोप आपको दे रखा है, इसलिए कट ऑफ कम जाती है। यही कारण है कि कुछ चीजें आप डिसाइड करें। और वो डिसाइड कैसे करेंगे? क्योंकि वहां उन्होंने एक लाइन लिखी है प्रीलिम्स में, साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ की, दैनंदिन जीवन में साइंस ही साइंस है चारों ओर। आप देखें बहुत कुछ, एसिड बेस सॉल्ट आप डेली प्रतिदिन कितना यूज करते हैं घरों में। आप कभी देखना, नमक से लेकर आप सरफेस को साफ करने वाला, वॉशरूम साफ करने के लिए, घरों को साफ करना, मतलब कहीं देख लो, हर जगह आपको दिख जाएंगे। कोई भी ऑर्नामेंट देख लो, कोई भी दवाई देख लो, आप कहीं ना कहीं बच नहीं सकते, मतलब पदार्थ से। तो पदार्थ से ही शुरुआत होती है हर चीज की। तो केमिस्ट्री कहीं नहीं लिखा है कि भाई केमिस्ट्री का पार्ट है ये, परंतु हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि एवरीडे साइंस का पार्ट है ये। ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सा इस मोड में हूं, ज्ञानात्मक मोड में, जो कि मेरा आगे से नहीं दिखाई देगा, बिकॉज आई बिलीव टोटली इन द फैक्ट एंड द प्रोसेस। ठीक है, ज्ञान अपने आप आ जाता है पढ़ते पढ़ते। ठीक है, आज पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन टाइप में मान लीजिए, एक रूबरू होने में मान लीजिए, एक स्टाइल ऑफ द टीचिंग मान लीजिए, उसमें एक कंफर्ट फील कराने के लिए मान लीजिए, आरएएस को आसान बनाने के लिए मान लीजिए, प्रोसेस को मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं। परंतु कतई मत मानना आप, है जो मेरी बातों को सही लगे तो अपने आप अपने अंदर आ जाएंगी, मानने की जरूरत नहीं है। राइट, ठीक है साहब। तो आज हम शुरुआत करेंगे मैटर से। ठीक है, और मैंने सिलेबस का आधार क्या बनाया है प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स में डिफाइन नहीं है केमिस्ट्री के ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने जाऊंगा या पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, ये मैंने लिए मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस में जो टॉपिक हैं वहीं से आधार बना लिया, कहीं ना कहीं ये हमारी मेंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो मैटर क्या होता है? सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु पूरे ब्रह्मांड में जो अपना एक द्रव्यमान रखती है, एक मास रखती है, और जो एक स्पेस घेरती है। चेयर जिस पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं,
आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, आपका मोबाइल, लकड़ी, बैग, थैला, टी शर्ट, बाल, सब चीज जो दिखाई दे रही है आपको, सब चीज, छोटी से छोटी चीज, हो सकता है कई चीज दिखाई भी नहीं देती हूं, इतनी सूक्ष्म चीज, ठीक है, टाइनी से टाइनी और बड़ी से बड़ी माउंटेन, सब पदार्थ हैं। अब हो सकता है पदार्थ भांति भांति के हों, पदार्थ डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, परंतु सब पदार्थ हैं, ठीक है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो मैटर क्या है? जो मास रखता हो, मास, मास माने क्या होता है? द्रव्यमान। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है जो चीज एक जगह घेर रही है निश्चित, उसको बोलते हैं वॉल्यूम है भाई, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जगह कोई घेर रहा है तो उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो देख लीजिए बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे आपके चारों ओर है। एयर, वाटर, आयरन, वुड, ये तो समझाने के लिए, आपको सबको पता है प्रत्येक चीज पदार्थ से निर्मित होती है, और जो नहीं होती वो मैं बता दूंगा, ठीक है। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मैटर। नॉन लिविंग, लकड़ी, पत्थर, चेयर, बैग, थैला, मोबाइल, बहुत सारी चीजें, समझने की जरूरत ही नहीं है हमको, और ये बहुत जनरल है, सबको आता है आपको। लाइट, साउंड एंड हीट आर नॉट मैटर। क्यों भाई मैटर क्यों नहीं है? वॉल्यूम तो होता है, हीट कोई ना कोई वॉल्यूम ले रही है, साउंड में भी कोई वॉल्यूम है, तो ये मैटर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई मास नहीं होता है, कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन। अब मैटर की मेनली 3 फॉर्म होती हैं भाई। कौन सी? मेनली कहा है मैंने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर क्या है भाई? जो मास और वॉल्यूम रखता है, या जिसका मास हो और कुछ ना कुछ जगह घेर रहा हो, उसको बोलते हैं भाई मैटर है। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, किसी ना किसी मैटर से बने हैं। मैटर अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो मैटर की मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। मेनली 3 है, परंतु इनके अलावा भी क्या और स्टेट्स ऑफ मैटर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। मॉडर्न टाइम्स में ये तो परंपरागत है, ट्रेडिशनल कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर है, परंतु मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक साइंस में 2 स्टेट ऑफ पाई जाती हैं भाई। कौन कौन सी? प्लाज्मा, चौथी अवस्था पदार्थ की कौन सी है? प्लाज्मा। और 5वीं कौन सी है? बीईसी, 4th अवस्था है प्लाज्मा। और 5वीं कौन सी है भाई? बीईसी। कहीं ना कहीं जरूर नाम सुना होगा। और हम ध्यान रखना, पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ने को पूरा संसार पढ़ा, इतनी किताबें पढ़ी हैं, परंतु वही व्यक्ति सफल होगा जिसने ये डिसाइड कर लिया मुझे क्या नहीं पढ़ना है। ये ध्यान रखना है हमको, क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने को, पर हमें एक टेलर मेड पढ़ना है कि हमें इतना ही पढ़ना है भाई, हमारे काम का इतना है। हमें प्रीलिम्स की अप्रोच के हिसाब से पढ़ रहे हैं अभी हमें, जो मात्र, ताकि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो सके। पीएचडी हमें नहीं करनी है, वरना एक ही चीज के ऊपर हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अभी सॉलिड पढ़ना शुरू करें तो यही खत्म नहीं होगा आज, इतने सारे प्रकार होते हैं, इतनी सारी करैक्टरिस्टिक होती हैं सॉलिड की, ठीक है सब। तो चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बीईसी, बोस आयंस्टीन कंडेंसेट। 3 अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गई मैटर की, चौथी अवस्था प्लाज्मा हो गया, 5वीं अवस्था बीईसी हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें जो बी है ना, बी, उस पे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी जो ब्रह्मांड में जो 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं पदार्थ की, मैटर की, उनमें से ये जो बीईसी का जो पहला बी है, स्टार्टिंग जो अल्फाबेट है बी, ये हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, बहुत महान वैज्ञानिक, धरती माँ के, भारत माँ के, वो बोस, सत्येंद्र नाथ बोस भारत के निवासी थे, ठीक है सब। तो याद रखना उनके नाम पर है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इन दोनों का देख लेते हैं, चौथी और 5वीं अवस्था का। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम सबको पता है, ठीक है भाई। और क्योंकि ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे कहीं भी दिया हुआ नहीं है, पहले दिया था, एक चीज बता रहा हूं मैं, पहले जो प्रीलिम्स का सिलेबस था उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर दिया हुआ था, या ये कहें आरएस मेंस जो पहले सिलेबस था उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर दिया हुआ था, अभी कहीं नहीं दिया है। इसलिए हम ज्यादा जा नहीं रहे हैं इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में, कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, बहुत चीजें पढ़ने को,
लिक्विड में स्पेस होता है, ये होता है, शेप कैसी भी धारण कर सकता है, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है, ना उसकी कोई शेप होती है। ये तो सब बच्चे वाले क्वेश्चन हो गए। बच्चे वाले मतलब आपको सबको पता है, पढ़ते आ रहे हो आप है जो। अब इनमें जाएंगे तो पूरा होगा ही नहीं सिलेबस है जो। यदि आप पर्टिकुलर चाहिए आपको कोई क्लास की, नहीं सर इसको पढ़ा दीजिए, देन यू कैन कमेंट, मैं पढ़ा दूंगा। तो प्लाज्मा को देख लेते हैं, चौथी स्टेट, अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। जो आपने घरों में अपनी ट्यूबलाइट देखी होगी, तो ट्यूबलाइट में जो आयोनाइज्ड गैस होती है बच्चों, वो प्लाज्मा होता है, ध्यान रखना। प्लाज्मा चौथी अवस्था है। कैसी है? इसमें गैस मिलती है आयोनाइज्ड फॉर्म में। और आयोनाइज क्या होता है भाई? आयंस। देखो यही साइंस की खूबसूरती है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, एक एक शब्द में बहुत गहराई समेटे हुए है अपने आप में। कि अभी आप जैसे आयन की बात आ गई, तो आयन में बहुत कुछ जा सकते हो। आयनिक फॉर्म कौन सी होती है? जो प्लस और माइनस के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्लोरीन एक गैस होती है, Cl माइनस लिखते हैं हमें जो, ठीक है। अब जैसे सोडियम होता है, क्या लिखते हैं इसको? ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, अभी जाएंगे नहीं, जब एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। Na प्लस Cl माइनस, तो ये क्या है? आयंस हैं। ये आयोनिक अवस्था है, गैस की नहीं कह रहा हूं मैं, ये नॉर्मल बात कर रहा हूं। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट को मैं बता रहा हूं आयन के रूप में कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर लिखते हैं। अब वो कैसे पॉजिटिव बना, नेगेटिव बना, ये हम एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है जब कोई धातु, कोई मेटल, तो वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। और जब कोई गैस, या गैस नहीं कहें, नॉन मेटल जो एलिमेंट है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वो माइनस चार्ज ले लेता है। हम नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये होता है क्या? आयोनिक अवस्था होती है। इसी प्रकार प्लाज्मा में जो गैस मिलती है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है। अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। बहुत सारे आयन होंगे उसमें और इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो होता है प्लाज्मा। और कहां पाया जाता है? सन में पाया जाता है, तारों में पाया जाता है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, पता है ना, सूर्य एक तारा है, सन इज अ स्टार। तो तारों में मिलता है प्लाज्मा। और कहां मिलता है? हमारे घरों में, जो आपने सिंपल उदाहरण, जो आपने ट्यूबलाइट देखी है, उसमें भी प्लाज्मा होता है, उसमें भी गैस होती है, आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है, बहुत हॉट, कंटेनिंग आयोनाइज्ड गैस एंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है प्लाज्मा। नो फिक्स शेप और वॉल्यूम लाइक गैस, ना तो फिक्स शेप है ना वॉल्यूम फिक्स है गैस की तरह। भाई गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना शेप होती है, बताओ। सॉलिड की फिक्स स्टेट होती है, सॉलिड मतलब पत्थर है, मान लो एक पत्थर जैसा है ऐसा ही रहेगा जब तक हम उसे तोड़ नहीं दें या हम उसे डिफॉर्म नहीं कर दें। पानी, पानी की अवस्था होती है क्या फिक्स? ना, वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 लीटर पानी जग में डालोगे तो जग जैसा दिखाई देगा, बोतल में डालोगे तो बोतल जैसा दिखाई देगा। तो लिक्विड में क्या होता है? नो फिक्स शेप, परंतु वॉल्यूम होता है निश्चित। 1 लीटर ही रहेगा, पानी बढ़ नहीं जाएगा जग में डालने से, 5 लीटर के जग में डालने से, राइट। परंतु गैस क्या है? ना तो कोई फिक्स शेप होती है ना वॉल्यूम होता है। कमरे में यदि गैस को छोड़ोगे तो पूरे कमरे को घेर लेगी। यदि किसी छोटी जगह में आप गैस को डालोगे कंप्रेस करके तो वहां भी आ जाएगी, कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता। इसी प्रकार प्लाज्मा का भी ना तो वॉल्यूम होता है ना कोई फिक्स शेप होती है। इतना काफी है। कहां पाया जाता है? सन में, स्टार्स में और लाइटनिंग में, तारों में पाया जाता है, अपने ट्यूबलाइट में मिलती है, प्लाज्मा मिलता है। प्लाज्मा जब टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तब पता लगेगा। एलईडी आई, एलसीडी आई, ऐसी एक प्लाज्मा टीवी और आई थी, उसमें प्लाज्मा यही होता है कॉन्सेप्ट। जो लाइटनिंग होती है, थंडरिंग जब होती है, बादल जब कड़कड़ाते हैं, जब लाइटनिंग होती है, उसमें भी प्लाज्मा होता है। इतना पढ़ेंगे तो शायद ही सिलेबस हो पाएगा, मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, इतना जरूरत है नहीं। यदि आप पुराने पेपर देखेंगे, मैं डिस्कस भी करूंगा पुराने कुछ क्वेश्चंस। पहली क्लास है तो मुझे आप अलाउ कीजिए, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा रहा हूं, परंतु इतनी जरूरत नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना जितनी आवश्यकता है। प्रैक्टिस हां ज्यादा से ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस का रोल पढ़ने से भी ज्यादा होगा। तो पांचवी जो अवस्था है मैटर की, वो है होती है बीईसी।
ठीक है साहब। पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, अ सुपर कोल्ड स्टेट ऑफ मैटर, बहुत कोल्ड है, सुपर कोल्ड, अबाउट एब्सोलूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। जीरो केल्विन पता है ना, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। यू नो एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। बस इतना याद कर लीजिए, किसी न किसी पदार्थ की एक मात्रा मापने का एक तरीका होता है, उसको एसआई यूनिट बोल देते हैं। जैसे लेंथ को मीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, इस प्रकार से, राइट। मास को, वजन को नहीं, मास को, वजन को नापते हैं न्यूटन में, एन में। ठीक है साहब। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर ये फॉर्म होती है ये अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये बिहेव कैसा करती है, सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह वर्क करती है। कैसे कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एटम से मिलकर बनता है। प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। परंतु इसमें जो बीईसी है पदार्थ, जो ये मैटर है बीईसी, इसमें बहुत सारे एटम है, मान लो हजारों एटम से। परंतु जब ये बीईसी अवस्था में आ गए ये मैटर, तो ये एक सिंगल एंटिटी की तरह व्यवहार करेंगे कि एक सिंगल एटम है। मान लो कोई पदार्थ इतने सारे एटम से मिलकर बना है, ये सब एटम है ना। जैसे एक दीवार ईंटों से मिलकर बनी है ना, तो एक सिंगल जो ईंट है दीवार की, वो कहलाएगी एटम। अभी बताऊंगा मैं, एटम आने वाला है। तो ये बहुत सारे एटमों से मिलकर मान लो ये कोई पदार्थ या मैटर बना हुआ है। परंतु जब ये बीईसी अवस्था में आ गया कोई भी मैटर, किसमें, बीईसी, और ये कब आएगा, सुपर कोल्ड अवस्था में आएगा। नियरली जीरो केल्विन पर यह अवस्था ग्रहण की जा सकती है किसी पदार्थ द्वारा। तो ये क्या करेंगे, सिंगल एक एटम की तरह बिहेव करेंगे, इतना ही समझ लो। वरना तो इसके तो इतने सारे आजकल, मतलब मॉडर्न टाइम्स में इतना कुछ इस पे रिसर्च हो रही है कि यही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जस्ट इतना जानना है कि पांचवी अवस्था होती है पदार्थ की स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसमें एक बीईसी होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सुपर कोल्ड होता है, नियरली जीरो केल्विन पे फॉर्म होता है। और जब ये बीईसी अवस्था में होता है ये मैटर, तो ये बिहेव करता है सिंगल क्वांटम एंटिटी, एक एटम की तरह बिहेव करेगा। चाहे इसमें लाखों एटम है, परंतु ये कैसे व्यवहार करेगा, एक एटम की तरह। मतलब सभी एटमों का गुण एक जैसा हो जाएगा, दैट्स इट। एक्सट्रीमली लो एनर्जी, बहुत लो एनर्जी है, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी लो, पार्टिकल्स मूव्स वेरी स्लोली। जब एनर्जी लो रहेगी तो मूव नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज, कोई प्रेशर में और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, जैसा है ऐसे ही रहता है। कहां, वेयर क्रिएटेड। अब एक चीज देखो आप, है जो हम फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे प्लाज्मा, उसमें लिखा हुआ था वेयर फाउंड, कि प्लाज्मा कहां मिलता है, सन में मिलता है, स्टार में मिलता है, ट्यूबलाइट में मिलता है, लाइटनिंग में मिलता है। परंतु यहां क्या कह रहे हैं, बीईसी में कहां क्रिएट हुआ है, पाया नहीं जाता स्वतः, ये बनाया गया है, वो पाया जा रहा है, प्लाज्मा पाया जा रहा है, नॉर्मली पाया जा रहा है सूर्य में, तारों में, लाइटनिंग में। परंतु बीईसी नहीं पाया जा रहा, इसे क्रिएट किया जा रहा है लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंटों के द्वारा, हमारे एस्टीम्ड साइंटिस्ट के द्वारा, क्योंकि ताकि वो नए नए प्रयोग कर सकें। तो ये कहां बनता है, लैब एक्सपेरिमेंट में बनता है, विद रूबिडियम और सोडियम जैसी मेटलों का प्रयोग करके ये बनता है लैब्स में। इतना ही काफी है, 5 अवस्थाएं हो गई, इतना जरूरत नहीं है बच्चों, बिलीव मी। ठीक है, अब मैटर की बात चल रही है, ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं मैटर में, तो एक दो डेफिनेशन है बीच में आ रही है, मैं बता दूंगा। तो एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। क्या होती है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग हो जाती है ना, जब पार्टिकल्स की, पार्टिकल मतलब मैटर मान लो आप, जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जब इंटरमिक्स होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कह देते हैं। तो डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेज। उदाहरण समझते हैं हम, तो हमारी माता जी ने मंदिर में अगरबत्ती जलाई घर में, थोड़ी देर में क्या देखोगे कि अगरबत्ती की स्मेल आपके रूम तक आ गई, दैट इज डिफ्यूजन। क्योंकि अगरबत्ती में जो पार्टिकल थे वो मूव होकर हमारे तक आ गए, हमारे वातावरण में मिल गए। क्यों, हमारे पास क्या है, वायु है, तो वायु में मिल गए वो पार्टिकल, किसके, धूप के, या जो अगरबत्ती आप जो भी कहें, वो स्मेल जो आप तक आ रही है वो डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ये उदाहरण तो बड़ा सिंपल था। और आप कहें सर ये तो गैसियस अवस्था है, तो
यूं मान लो फैल के चला गया, चलो ऐसा मान लो। सॉलिड में उदाहरण बताओ आप कि डिफ्यूजन में, सॉलिड में उदाहरण, वो टफ है भाई। गैस में तो आसानी से विसरण हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा, परंतु सॉलिड में कैसे होगा साहब? सॉलिड में ऐसे होगा कि जब एक गुरुजी हमारे, आज तो ये डिजिटल मीडिया आ गया, ये पेन रियल में है नहीं, ये तो स्क्रीन पे चल रहा है, स्याही नहीं है इस पेन में, पता है ना आपको, ये डिजिटल मीडियम है। परंतु जब आप बचपन में याद करो, मैं तो पढ़ा हूं, गुरुजी पढ़ाते थे, चौक से लिखते थे, चौक आता, व्हाइट चौक आता था, ब्लैक बोर्ड होता था, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड इसीलिए कहते थे क्योंकि बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखना है तो काला होना चाहिए बोर्ड, ताकि अच्छे से दिखाई दे। जब चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे तो आप देखना थोड़ा गीला करते थे चौक को कई बार, ताकि वो अच्छे से लिख पाए, क्लियर कट दिखे बच्चों को, ताकि गाढ़ा आए, उस पे कॉन्ट्रास्ट हो जाए। जैसे ही लिखा चौक से गुरुजी ने, तो थोड़ी देर बाद आप उसको मिटाओ मत, जो गुरुजी ने क्लास में लिखा है। बाद में उसको साफ करने में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि डिफ्यूजन हो चुका है, चौक का डिफ्यूजन हो गया ब्लैक बोर्ड के साथ। ये सॉलिड का उदाहरण हो गया। बहुत कुछ है पढ़ने को, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो सिलेबस ही इतना बड़ा है, क्या क्या करेंगे, कट ऑफ इसीलिए कम जा रही है, ठीक है। अकर्ष ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, फास्टेस्ट इन गैसेज, स्लोएस्ट इन सॉलिड। गैसेज में बहुत जल्दी होता है, क्यों? गैस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है गैस में काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि गैसेज के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक होते हैं। जैसे ये सॉलिड है मान लो, तो गैसेज के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे इतने इतने दूर। सोचो कितना गैप है इनमें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा जिस स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसमें उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, तो वो इजीली मूव कर सकते हैं, किसी का दबाव नहीं है। सॉलिड मूव नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत नजदीक है एक दूसरे के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है इसमें, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है इनके बीच में, ठीक है। इसलिए गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। एग्जाम्पल बता दिया, परफ्यूम की स्मेल आ जाती है एयर में, तुरंत फैल जाती है, धूप बत्ती, दीपक आदि आदि। पहली क्लास है, कुछ लग रहा हो आपको सर ये ज्यादा है, ये कम है, ये या कोई और भी कई चीजें जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं जा रही हैं, तो मुझे बताना। आई एम ऑलवेज मतलब ओपन फॉर, मतलब किसी प्रकार के कमेंट के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज। टीचर हमेशा सीखने के लिए बने रहते हैं, राइट। दो तरफा है ये, बिल्कुल मजा नहीं आएगा यदि आप तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं कतई नहीं पढ़ाऊंगा फिर, सीरियसली, ठीक है। मैं चाहता हूं मतलब सरल बना के दूं मैं आपको चीजों को। यदि जहां लग रहा है सर गैप है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन आर टीचिंग एंड योर रिसीविंग, तो भाई नहीं होगा, आपको मुझे जरूर बताना यदि लगे कहीं भी, ठीक है। अब चलें, अब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को थोड़ा सा समराइज कर दिया। सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, पांचवी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, दैट्स इट। फिर डिफ्यूजन देख लिया हमने। अब हम देखते हैं एटम क्या होता है। कि हमने मैटर तो पढ़ लिया, मैटर क्या है? मैटर वो है जिसमें मास होता है और जो स्पेस घेर रहा है यानी वॉल्यूम होता है। उदाहरण बहुत सारे हैं, चारों ओर उदाहरण भरे पड़े। अब हम देखते हैं कि ये जो मैटर नाम की चीज है, ये जो पदार्थ होता है, ये बनता किससे भाई? तो ये बनता है एटम से। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड बच्चों एटम। पदार्थ का एटम, एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। एटम बम सुना ना, एटम बॉम्ब, परमाणु बम, वही है ये, ठीक है, वहीं से आया शब्द एटम। तो एटम के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना है, क्या हमारे इंडियन फिलोसोफर ने एटम के बारे में, परमाणु के बारे में क्या कोई सिद्धांत दिया है? बाद में हम जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे वो ज्यादातर ऐसी थ्योरी हैं एटम के बारे में जो फॉरेनर ने दी हैं या विदेशी वैज्ञानिकों ने दी हैं। इससे पहले हम देखते हैं हमारे भारतीय स्तर पर हमारे मनीषियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों ने क्या क्या सिद्धांत दिए। तो उनमें जब भी एटम का नाम आएगा, बहुत बड़े हमारे एक संत हुए थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था बच्चों? और ये एनसीईआरटी में उल्लेखित है। एक और चीज बता रहा हूं, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो लगभग 90% एनसीईआरटी से प्रेरित है।
महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद ने एक थ्योरी दी थी साहब, क्या दी थी? मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, कि मैटर भी तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे भागों में, जिसे कि परमाणु कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर आफ्टर विच फर्दर डिवीजन वॉज नॉट पॉसिबल, कि इसके बाद नहीं टूटेगा कोई भी पदार्थ। तो सबसे छोटी इकाई क्या पदार्थ की? एटम। जैसे एक दीवार बनी है ब्रिक से, ब्रिक माने ईंटों से बनी है, तो ईंट एक प्रकार की एटम है दीवार की। ऐसी बहुत सारी ईंट लगी है लाखों, जब जाके एक दीवार बनी है या परकोटा बना है, तो वो कंपेयर कर लो कि जो एक ईंट है ना, एक एटम के बराबर हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? जो क्या करती है? फंक्शन करती है, सेल, कोशिका। जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, ऐसे कोई भी पदार्थ एटम से बना होता है। ये हाथ में पेन दिख रहा है, ये भी एटम से बना है। मैंने चश्मा पहना, ये भी एटमों से बना है। ये चश्मे के एटम है, ये इस पेन के एटम है, दीवार में दीवार के एटम है। ठीक है, वो भांति भांति के पदार्थ हो सकते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हो सकते हैं जिनके वो एटम हैं, परंतु स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है, जो उसके बाद कोई डिवाइड नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। बाद में ये जो सिद्धांत है कि एटम डिवाइड नहीं होता है, वो टूटेगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। अभी इतना मान के चलें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड एटम, और इसको कहा गया परमाणु। कणाद महर्षि थे हमारे, उन्होंने इसको कहा परमाणु होता है भाई। ठीक है, बस इतनी थ्योरी, इतना ही जानना है। कणाद साहब ने प्रीलिम्स के हिसाब से एक परमाणु की थ्योरी दी थी, दैट्स इट। अब एटम को देख लीजिए आप। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अब ये बहुत बड़ी बात है कि प्रत्येक एटम में, पूरे पदार्थ में जो गुण है वो एटम में भी होंगे। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं ना लोग, कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड हूं मैं। प्रत्येक व्यक्ति, लिविंग थिंग, अपने आप को ब्रह्मांड की तुलना करता हुआ बताया है हमारे वेदों और उपनिषदों में। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो मेरे शरीर में है, ऐसा मानता है वेद, ऐसे मानते हैं हमारे वेद पुराण, हमारे साहित्य, हमारा कल्चर, संस्कृत पुराने समय से यही मानते हैं हमारे, कि जो ब्रह्मांड में वो हमारे सब अंदर है। इसीलिए पंचभूत, पंच तत्व की थ्योरी आती है। पता है ना कि शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्वों से बना है, और यही तत्व सारे ब्रह्मांड में है। इसलिए जो ब्रह्मांड में वो हमारे अंदर है, समझ रहे ना? तो ऐसे ही इसने कहा एटम ऐसी छोटी इकाई है किसी पदार्थ की जिसमें प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, यानी जो पदार्थ में है वो एक एटम में है। समझ गए? इंपॉर्टेंट है ये कि दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अब नॉट इंडिपेंडेंट, एटम इंडिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये जनरली मॉलिक्यूल की अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण देता हूं, अब बहुत देर हो गई थ्योरी पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिकली कुछ देखते हैं। देखो, ये आपको दिख रहा है कुछ हाइड्रोजन है, ये आपको दिख रहा है N2 है, और इनकी उदाहरण ले लो दोनों की। तो हाइड्रोजन H+H, नाइट्रोजन N+N। तो ये जो हाइड्रोजन का 2 एटम है ना, ये मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। H2 जो दिखाई दे रहा है ना, हाइड्रोजन को ऐसे ही लिखते हैं H2, H कहीं नहीं लिखेंगे। माना कि कहीं विशेष उल्लेख करना है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो H टूट जाएंगी, H+ ही टूटेगा, फिर वो H अकेला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत डीप है, नहीं जानना है, समझना है कि हाइड्रोजन के 2 एटम ने मिलकर, एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन का। 2 हाइड्रोजन के एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2। ऐसे ही नाइट्रोजन के 2 एटम ने मिलकर एक अणु बनाया है, एक मॉलिक्यूल बनाया है नाइट्रोजन का। तो एटम जनरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिपेंडेंट होता है, लिखा है ना। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंडेंट, कि जनरली फ्री नहीं पाया जाता एटम। वो जैसे H और H कभी खुले नहीं घूमेंगे, वो तुरंत H2 में बदल जाएंगे। N और N खुले नहीं घूम सकते, तुरंत मिलते ही N2 बन जाएंगे। जब तक कि आप उनको तोड़ोगे नहीं, जब तक आप उनको कोई केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करोगे, वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट नहीं मिलेंगे।
एटम यूजुअली कंबाइन टू फॉर्म आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, या तो आयन में बदल जाएंगे, मैंने कहा ना H नहीं मिलेगा कभी, H+ मिलेगा, ठीक है, या मिलेगा H2 की अवस्था में, या तो आयन में मिलेगा एटम या मिलेगा मॉलिक्यूल में, अकेला एटम बनके नहीं घूमेगा। क्लियर? अब एटम के भीतर क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा अगली क्लास में, कि एटम में जो पार्टिकल पाए जाते हैं अंदर वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए कि एटम के अंदर भी 3 प्रकार के मेनली, ऐसे तो बहुत कुछ पाया जाता है पर 3 मेनली सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वो हम नई क्लास होगी कल तब पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स इट्स केमिकल कंपोजिशन, कि एटम मिलकर, 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उदाहरण अभी बताया मैंने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि आदि। मेड ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड, उदाहरण देख लो, जल H2O, ये एक मॉलिक्यूल है पानी का। नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का। ओजोन एक मॉलिक्यूल है ओजोन का। ग्लूकोज C6H12O6, ऐसे NaCl टेबल सॉल्ट। अब इसमें देखा आपने, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में NN, इसमें OOO, इसमें देखो कार्बन 6 हैं, H12 हैं, O ऑक्सीजन 6 हैं। तो इसका मतलब क्या समझे, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। देखो इसमें खुद का है, इसमें 2 एटम खुद के हैं नाइट्रोजन में, तब जाके एक मॉलिक्यूल N2 का बना है। इसमें हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तब एक मॉलिक्यूल बना है जल का। इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम है जिन्होंने O3 बनाया, ओजोन बनाया। ऐसे ही यहां कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है ग्लूकोज का। सिंपल भाषा में 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। सेम टाइप के भी एटम हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन उदाहरण है, सेम टाइप के एटम मिलकर एक नाइट्रोजन का अणु बना रहे, एटम मॉलिक्यूल बना रहे, परंतु ये उदाहरण है किसका? अलग अलग एटम मिलकर बना रहे। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। यहां ग्लूकोज में देखो आप, कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, परंतु ये मिलकर भी एक कंपाउंड बना सकते हैं जो कि मॉलिक्यूल कहलाता है। बहुत कुछ है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना हमें समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सरल है। ठीक है, अब जनरली पढ़ने को तो नहीं पढ़ना चाहिए कि मॉलिक्यूल के टाइप भी क्या होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं मेनली, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम जब मिलते हैं तो एलिमेंट कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सेम टाइप के एलिमेंट है, N और N मिले N2 बना दिया तो एलिमेंट कहलाएगा। इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा एटम नहीं आ रहा, किसी अन्य, मतलब अन्य कोई मैटर का कोई एलिमेंट नहीं, मतलब एटम नहीं आ रहा है। कैन एग्जिस्ट एज ए सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। सॉरी, देखो हीलियम और नियोन, हीलियम और नियोन ये कैसे हैं? मोनो एटमिक हैं, सिंगल हैं और मोनो एटमिक हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, एक हीलियम का एटम एक हीलियम का अणु बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, जरूरी नहीं है 2 हो, ठीक है ना। यहां पे लिखा होगा मेड ऑफ 2 और मोर, परंतु यहां पे ये कह रहा मोनो एटम, उदाहरण एक आध अपवाद भी हो सकता है। हीलियम और नियोन एक ही एटम से बने मिलके, यही इसका मॉलिक्यूल है, एक यही एक एटम है। और यहां देखो डाई एटोमिक, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं हाइड्रोजन का, 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन का। उसी प्रकार 2 नाइट्रोजन के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं नाइट्रोजन का। ये है पॉली एटोमिक, ओजोन 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक होते पॉली एटोमिक, जैसे कि बताओ क्या है, ओजोन है यहां पे दिया हुआ है। अब आता है कंपाउंड, ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, कि अलग अलग प्रकार के एटम जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। परंतु एक चीज ध्यान रखना, मॉलिक्यूल हमेशा तब बनेगा तब फिक्स प्रोपोर्शन होगा मिलने का,
ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी मिला दिया। जल तभी बनेगा जब दो, वाटर का निर्माण तभी होगा जब 2:1 रेशो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तभी बनेगा वाटर, वरना पॉसिबल नहीं है। CO2 तभी बनेगा जब रेशो होगा 1:2। ये वाटर का हो गया, ये CO2 का हो गया, वरना नहीं बनेगा। एक निश्चित अनुपात होता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। ऐसे नहीं कुछ भी मिला दिया, कि ऐसे नहीं कार्बन 6 मिला दिया, ऑक्सीजन 8 मिला दी, बन गया CO2, कभी नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब बनता है ये। फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो, बहुत ये अनिवार्य चीज है, फिक्स रेशियो होना चाहिए तभी बनेगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एलिमेंट में तो क्या था, सेम टाइप के एटम थे भाई, नाइट्रोजन में NN सेम टाइप, हाइड्रोजन HH सेम टाइप के, कंपाउंड में अलग अलग हैं। पानी में हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, 2:1 में मिलाया जल बन गया। ऐसे ही NH3 अमोनिया 1:3 रेशो में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया तो अमोनिया गैस बन गई। ठीक है, फिक्स अनुपात में। और एक इंपॉर्टेंट बात, कंपाउंड में, कंपाउंड में एक और चीज होती है कि जो एटम मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, उनके गुण डिफरेंट हो सकते हैं बनने वाले पदार्थ से। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का गुण अलग होता है और अमोनिया का अलग होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया गैस बनाई, परंतु जरूरी नहीं है कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगी, वो डिफरेंट होगी दोनों से। समझ रहे हैं, इतना ही समझना है बस। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे, गैसेज हैं दोनों, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन, परंतु जब ये 2:1 में मिलकर जल बना रही हैं तो पानी का गुण बिल्कुल अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इतना कहना चाह रहा हूं बस, दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब एटम के बारे में मैंने कहा ना, ज्यादातर जो सिद्धांत आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो विदेशी साइंटिस्ट के आएंगे। इससे पहले हमने एक थ्योरी जरूर पढ़ी थी, हमारे कणाद ऋषि हैं, उनकी एक थ्योरी आई थी परमाणु के बारे में। जो वर्ल्ड फेमस जो थ्योरी आजकल मॉडर्न टाइम्स में चलती है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, केम इन 1808 में आई थी, अकॉर्डिंग टू NCERT। कई जगह 1804 भी लिखा है, परंतु आई एम फॉलोइंग NCERT और वहां पे 1808 लिखा हुआ है। तो देखो भाई, इन्होंने क्या कहा, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, टाइनी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू हिम। बाद में अलग बात है कि तोड़ दिया गया, रदरफोर्ड आए, नील्स बोर आए, जेम्स चैडविक आए, रदरफोर्ड और बहुत सारे आए, उन्होंने जे थॉमसन आए, उन्होंने कहा तोड़ा जा सकता है एटम, एटम कैन बी ब्रेक डाउन, परंतु यहां तक डाल्टन तक कहीं किसी ने नहीं माना। उन्होंने सब ने यही माना कि डाल्टन सही है कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये। एटम्स आर इनडिविजिबल, देखो इन्होंने कहा है ये बात, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ना तो तोड़ सकते आप एटम को, ना बना सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये है जैसा ही है। बाद में ये गलत होगा साबित, जब बाद में रदरफोर्ड और ये सब आएंगे, नील्स बोर और ये। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एक एलिमेंट के एटम में सेम प्रॉपर्टी होंगी जो पूरे एटम में, वो पहले बता चुका हूं मैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली बात है भाई, जो सेम एलिमेंट के एटम है वो सेम प्रॉपर्टी रखेंगे, जो डिफरेंट है वो डिफरेंट रखेंगे। और लास्ट में एटम्स कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड बनेगा। अब उदाहरण तो सिंपल आते हैं हमारे तो RS वगैरह में, सिंपल ये क्या है भाई, ये कंपाउंड है, एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, क्योंकि एलिमेंट वो होगा जब सेम टाइप के एटम कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये कंपाउंड इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, कंफ्यूज नहीं होना है। एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल के दो टाइप में, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, जब सेम टाइप के एटम मिलकर एक नया पदार्थ निर्मित कर रहे हैं, वो एलिमेंट कहलाता है। कंपाउंड जब है जब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो एक निश्चित अनुपात में मिल रहा है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर एक कंपाउंड बनता है,
ये उदाहरण है कंपाउंड का H2O। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 अनुपात में मिली, और ये रेशो हमेशा कैसा होगा, होल नंबर में होगा। यू नो होल नंबर, होल नंबर वो हैं, वे सिंपल इतना याद कर लो कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए। होल नंबर सबको पता है आपको, 1 2 3 4 5 से लेकर इनफिनाइट तक होल नंबर है सारे, ठीक है ना। होल में 0 भी आता है वैसे। तो ये क्या है, होल नंबर में होगा तभी बनेगा कंपाउंड, अन्यथा नहीं बनेगा। होल नंबर याद रखना है, डेसिमल में कभी नहीं होगा कि हाइड्रोजन तो आपने 0.5 ले लिया और ऑक्सीजन आपने 1.5 ले लिया, ऐसा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही था, इंट्रोडक्शन के लिए बोला गया था, परंतु मुझे लगा कि क्लास पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आरपीएससी कैलेंडर 2026 मई में एग्जाम कंडक्ट होना बताया गया है, ऐसा माना जा रहा है कैलेंडर के अकॉर्डिंग आरएएस प्रीलिम्स का। तो देख लीजिए, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हैं, उसमें बहुत सिलेबस है, इसलिए जल्दी करेंगे, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे, वो 5 मिनट में निपटा लेते हैं, देन क्लास इज ओवर। पहला क्वेश्चन है, द स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम इन अ रूम इज ड्यू टू। परफ्यूम की स्मेल एक रूम में फैल जाती है, किस कारण होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है भाई। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, पढ़ाया हुआ मैंने डायरेक्ट, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2012 आरएएस में आया था ये। डिफ्यूजन इज द ओनली आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेज डायरेक्टली इनटू वेपर। सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है, कोई भी पदार्थ किसी भी अवस्था में इंटरचेंज हो सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं है, इंट्रोडक्शन दिया है, परंतु क्वेश्चन के माध्यम से देख लो, क्योंकि हो सकता है जब ये क्वेश्चन आया हो, जब ये डिटेल में सिलेबस हो, परंतु हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है, और सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल सकता है। सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस, गैस डायरेक्टली कैन चेंज इनटू सॉलिड, और सॉलिड कैन बी चेंज इनटू गैस। आपस में ये परिवर्तित हो सकते हैं। पता है ना सॉलिड लिक्विड में कब बदलता है, जब गर्म करो पानी को, पानी को गर्म करोगे तो वाष्प में बदलता है, एवोपोरेट होता है पानी, वो लिक्विड का गैस में बदलता है। सॉलिड लिक्विड में कब बदलता है, अब एक लोहा लो, लोहे को पिघलाओ हाई टेम्परेचर पे, वो लिक्विड में बदल जाएगा, सब पता है आपको। एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रत्येक एटम, प्रत्येक मैटर का, प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित क्वथनांक बिंदु होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसपे उबलना शुरू कर देता है पानी, पानी या कोई भी पदार्थ, सॉरी। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेज डायरेक्टली इनटू वेपर, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, और हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, जितना मुझे याद आ रहा है, मैं श्योर हूं शायद होना चाहिए, ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं। सॉलिड वेपर में बदलता है, और उदाहरण क्या है, कपूर का जलना। कपूर घरों में देखा होगा, आरती करते हैं भगवान की, तब हम कपूर जलाते हैं, तो कपूर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदलता है, ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज बहुत ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है, यानी दबाई जा सकती है, क्यों बताओ भाई, क्यों, एक सिंपल है कि भाई गैसेज के जो मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेज के जो पार्टिकल होते हैं जिनसे गैस बनी है, अणु होते हैं, एटम होते हैं, जो भी कहें, वो बहुत दूर दूर तक होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है गैसेज में। क्वेश्चन आ गया, देखो आंसर आ गया, दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे सॉलिड एकदम ऐसे होता है चिपका हुआ, सॉलिड के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं बिल्कुल चिपके हुए भाई, लिक्विड के ऐसे होते हैं, थोड़े थोड़े गैप होता है ऐसे, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, और गैस में क्या होता है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, इतना ज्यादा गैप होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना ही उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, ठीक है, दिस इज द आंसर, दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सन एंड स्टार, पढ़ा हुआ है प्लाज्मा ओनली, सन में, स्टार में, ट्यूबलाइट आदि में प्लाज्मा पाई जाती है, चौथी अवस्था, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन।
एवेपोरेशन क्या होता है बताइए? जब लिक्विड गैस में बदलता है धीमे धीमे, परंतु मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस एट द टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? कोई भी लिक्विड गैस में बदल जाएगा। इसको कहते हैं एवेपोरेशन। एंड एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर डिफरेंट फिनोमेना। एवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है केवल, जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसकी ऊपरी सरफेस पे एवेपोरेशन होगा, भाप बनेगी, पूरे पानी में नहीं बनेगी एक साथ, पूरे लिक्विड में नहीं बनेगी एक साथ। परंतु बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग पूरा फिनोमेना है, पूरे लिक्विड का फिनोमेना है। यदि पानी उबलना शुरू करेगा ना तो सारे मॉलिक्यूल उबलेंगे पानी के, ध्यान रखना, वो बॉइलिंग कहलाता है। और एवेपोरेशन केवल सरफेस पे होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बहुत कुछ है पढ़ने को, इतना ही समझना है। विच फैक्टर इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन? तो एवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना, सरफेस पे घटित हो रहा है, और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ाओगे एवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे एवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज आंसर इज इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, दिस इज द ओनली आंसर। तो ये जो 5 क्वेश्चन थे ये तो आए हुए हैं। अब 3-4 क्वेश्चन मॉक बनाए मैंने प्रैक्टिस के लिए, वो भी देख लेते हैं और क्लास खत्म करते हैं। ये मॉक पेपर टाइप में क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पे सब्सटेंस के जो पार्टिकल में क्या होगा, क्या चेंजेज आएंगे बताओ? मूव स्लोअर एंड कम क्लोजर? कतई नहीं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी चीज में तो वाइब्रेशन होगा उनमें, ना कि वो स्लो पड़ेंगे, तेजी आएगी, गति आएगी। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी पार्टी, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, किसी भी पदार्थ की अवस्था में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, मोशन होगा, गति बढ़ेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी उनमें स्लोनेस नहीं आ सकती, गति आएगी, तेजी आएगी। तो आंसर इज ओनली वन, सी, गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर। सॉलिड उदाहरण आयरन, लोहा, लोहा को गर्म करो, ठोस होता है लोहे की रॉड, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उसके एटम टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो क्या होंगे बताओ? वाइब्रेशन आएगा उनमें, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी उनके पार्टिकल में, और एक ऐसी स्थिति आएगी वो बहने लग जाएंगे, मूव्स फास्टर, और लिक्विड बन जाएंगे। वो लोहे की रॉड को गर्म करके कोई भी अन्य आकार दिया जा सकता है इसी के कारण, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल एक करेक्ट होगा। पहला, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सॉलिड में। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल में गैप ही नहीं होता, बहुत नजदीक होते हैं, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो बहुत ज्यादा होता है। तो पहला गलत है। दूसरा, लिक्विड्स है फिक्स शेप, कतई नहीं। पानी को जग में डालोगे जग जैसा दिखाई देगा, बोतल में बोतल जैसा, बाल्टी में बाल्टी जैसा, कोई फिक्स शेप नहीं होती, परंतु वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड का। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा, गैसेज हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। गैसेज हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होती है किसी भी पदार्थ में, जब उनके एटम के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। एक एटम गैस का यहां है तो दूसरा यहां मिलेगा, तीसरा यहां मिलेगा, तो सोचो कितना ज्यादा गैप है, कोई कंट्रोल नहीं किसी का, मूव करती जाती है गैस, इसीलिए गैस तेजी से बहती है। तो तीसरा आंसर सही है, चौथा भी गलत है। अंत में 2 क्वेश्चन और होने चाहिए, हां 3 क्वेश्चन और हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? कौन सा एक गुण नहीं है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का? पहला, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर स्टेशनरी, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा आंसर है भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कभी भी स्टैटिक नहीं होते, वाइब्रेशन करते रहते हैं। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लगातार मोशन करते हैं अपनी जगह पे, तो कभी स्टेशनरी नहीं होते। हमें रॉड दिखाई दे रही है लोहे की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैटिक है, लगातार मोशन हो रहा है। डिपेंड करता है, किसी में ज्यादा होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है, जिसमें कम है वो ऑब्जर्व नहीं होगा।
जीवन निरंतर बदल रहा है। हो सकता है हमें कोई चीज नहीं दिखाई दे रही हो सकता है हमें बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा हो, अंदर से हो सकता है परिवर्तन आ रहा हो। तो हर चीज परिवर्तित होती है। एक चीज जो, एक उदाहरण दिया जाता है ना एक साहित्य में कि पानी की जो नदी जो बह रही है, पानी जो नदी में बह रहा है, तो एक धारा को आप दो बार नहीं पकड़ सकते। जैसी पकड़ा आपने एक जगह से पानी को ऐसे हाथ लगाया तो दोबारा पानी वहां आ गया, वो गया, जो आपने छुआ था वो निकल गया आगे। मतलब परिवर्तन ही संसार का नियम है, हर चीज परिवर्तित हो रही है। तो ये चीज क्या है, लगातार मतलब मूव करती है। ये कोई भी पदार्थ हो, चाहे पार्टिकल्स ऑफ मैटर, चाहे कोई भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई हो, लगातार बदल रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं, लगातार वाइब्रेशन हो रहा है, स्टेशनरी नहीं हो सकता। तो तीसरा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। तो किस चीज का फर्क नहीं पड़ता? पहला, सरफेस एरिया, बिल्कुल फर्क पड़ता है। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एवेपोरेशन बढ़ेगा, बिकॉज इट इज सरफेस फिनोमेना। ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ता है एवेपोरेशन पे। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। फर्क पड़ता है इसका। यदि वातावरण में, यदि एयर में पहले से ही पानी ज्यादा है तो वो एवेपोरेट क्यों होगा भाई? ज्योग्राफी का भी टॉपिक है ये, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। इतना समझ लो, वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और जब पहले से ही वाटर ज्यादा मौजूद है एयर में तो वो एवोपोरेशन क्यों लेगा? क्योंकि एवोपोरेशन से भी पानी ऊपर जा रहा है, मतलब लिक्विड ऊपर जा रहा है, जल ऊपर जा रहा है वायु में। जब पहले से ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो और नहीं चाहिए एयर को, सैचुरेट हो चुकी है एयर, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो एवोपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवोपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। विंड स्पीड, विंड स्पीड का फर्क पड़ता है। विंड स्पीड ज्यादा तेज है तो एवेपोरेशन ज्यादा होगा, और कम है तो कम होगा। और अंत में डेंसिटी ऑफ लिक्विड का कोई फर्क नहीं पड़ता एवेपोरेशन पे। देखो पढ़ने को इतना ज्यादा होता है, मैं रोकता हूं खुद को, वरना बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो आप, है जो, क्योंकि डेली लाइफ के ये किस्से हैं, आप सबने पढ़े। और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ। क्यों अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स किसी भी पदार्थ के? बताओ आप, है जो, देयर इज ओनली वन रीजन। वैसे तो बहुत सारे कारणों से अट्रैक्शन चलता है। अब मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे धरती पे, आप सब लोग खड़े हैं, कोई सामान पड़ा हुआ है, सब ग्रेविटी के कारण है, परंतु हर जगह हर रूल नहीं लगता है। ठीक है, तो यहां बात हो रही है केवल पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ग्रेविटी की वजह से नहीं करते, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नहीं करते, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नहीं करते। कहीं अपन ने देखा कहीं क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल आ गया, भाई अट्रैक्ट तो हम ग्रेविटी से करते हैं, ऐसा नहीं। क्वेश्चन पढ़ना ढंग से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की बात आ रही है, पदार्थ के भीतर, इस पेन के भीतर जो एटम है ना, वो एक दूसरे के पास क्यों चिपके हुए हैं? क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण अट्रैक्ट करते हैं किसी भी पार्टिकल के मैटर के पार्टिकल, सॉरी। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया आज, है जो, इतना इरादा नहीं था, स्टार्टिंग क्लास थी, परंतु ज्यादा पढ़ाया नहीं है, फालतू चीजें ज्यादा बात हुई हैं शायद, परंतु वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। एक रूटीन आएगा तो अपन सीधा टॉपिक ही पढ़ेंगे, ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे, कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता है नहीं हमको। ठीक है, रिजल्ट्स बताएंगे आप कौन है, हम कौन है, संसार को। ठीक है, सब पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ऑथेंटिक सोर्स पे रहिए, और अपने आप को लिमिटलेस कर लीजिए। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार तुम्हारा है। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।